गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज भाई ब्लड क्लॉटिंग देखना है ना, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खूब इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में खूब पूछा जाता है ना। तो लेक्चर नंबर 4 है। कल हम लोगों ने ब्लड फॉर्मेशन कंप्लीट देख लिया है ना, हीमोपोएसिस। उसके पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स देख लिया। उसके पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। आज देखो 2 टॉपिक और बचे हैं, एक एबीओ ग्रुप, वो मंडे को खत्म हो जाएगा। आज ये तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग। तो याद रहे पूरा दिमाग लगा के, है ना, पूरा दिमाग लगा के बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल इस टॉपिक को समझना, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। ओके, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। तो ब्लड कोगुलेशन कह लो या ब्लड क्लॉटिंग, इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में आया खाली क्लॉटिंग फैक्टर के, है ना, सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर के बेस पे। चलो शुरू करें। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर समझोगे तो बहुत बढ़िया है। देखो टोटल 13 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, जिसमें से 12 जो फैक्टर हैं उनके नाम लिखे गए, यस, है ना, उनका जो नाम रखा गया था, जिन साइंटिस्ट ने उनको इन्वेंट किया था उनके नाम पर। लेकिन एक फैक्टर था क्रिसमस फैक्टर, वो पेशेंट के नाम पे रखा गया। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पढ़ने को मिलेंगी, मजा आएगा। तो ब्लड कोगुलेशन बेसिकली क्या है? क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट फिनोमेना प्रिवेंट द एक्सेस ब्लड लॉस। भाई ब्लड क्लॉटिंग जरूरी क्यों है? कि कहीं पे अगर घाव हो जाए, कहीं पर चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो आप एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हो जाएगा, पेशेंट की वही डेथ हो जाएगी। इवन हमारी बॉडी में भी जगह जगह पर रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो कहीं ब्लीडिंग होती है और होने के बाद अपने आप ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर यही ब्लड क्लॉटिंग ना हो, राइट, तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, बंद ही नहीं होगी, और फिर आपको पेशेंट मींस हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी ये चीज। तो ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है, हीमोस्टेसिस ब्लड की मेंटेन रहती है। तो कहीं से भी इंजरी हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, किसी तरह की चोट लग जाती है, घाव है, तो उसमें ब्लड का नुकसान ना होने पाए शरीर से, उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको ब्लड क्लॉट को कोगुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोगुलम। कोगुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, है ना, गिर गए, चोट लग गए, तुम्हारा पैंट कहीं फट गया, है ना, सपोज करो, जैसे ऐसे यहीं पे है, यहाँ पे, है ना, ऐसे ही रोकते हो, गिरते हो, तो यहाँ पे मान लिया चोट लगे और ये फट गया, नया नया कपड़ा है ना। तो भाई महंगाई के जमाने में क्या किया जाएगा? इसको रफू करा दिया जाएगा। रफू वाला क्या करता है? इसमें धागा भर देता है ना। धागा इतना बढ़िया भरता है कि पता ही नहीं चलता है, होता है कि नहीं रफू करना। तो ये जो क्लॉटिंग है, ये घाव को रफू कर देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, एक तरह से रफू हो जाता है। जिस जगह पे घाव होता है वहां पर इस तरह का थ्रेड बन जाता है, खूब घना, और इतना घना थ्रेड बन जाता है ना, धागों का इतना बढ़िया यहाँ पे जाल बन जाता है कि जो भी ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं, वो ब्लड सेल्स ये छोटे छोटे छेदों में, छोटे छेदों को भर लेती हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड है ब्लड का वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ब्लड क्लॉटिंग एकदम जैसे कपड़े को रफू किया जाता है। भाई कपड़ा यहाँ पे फट गया, यहाँ पे फट गया, तो नया नया कपड़ा है, क्या करोगे? रफू वाले के पास जाओगे, रफू वाला बढ़िया सुई धागे से बहुत बारीकी के साथ पूरा सिल देता है, इतना कि कहीं कोई जगह बची नहीं पाती है, एकदम क्लियर हो जाता है। उसी तरीके से घाव भरता है तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म उस घाव को रफू कर देता है ना, खूब अच्छे से जाल बिछ जाता है, जिसको हम फाइब्रिन बोलते हैं, है ना। और इस जाल में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इस जाल के बनने के बाद भी थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आता है, लेकिन खाली लिक्विड पार्ट आता है बाहर। जो भी बड़े जैसे प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब इन्हीं जाल में भर जाते हैं और बाद में जाल के छेद बंद हो जाते हैं और उसके बाद बाहर आना बंद हो जाता है।
तुम भी कहीं पर अभी देखो, कहीं पर जैसे स्टिचेस, कहीं बड़ा घाव हो जाता तो स्टिचेस लगवाते हो कि नहीं लगवाते हो? वो स्टिचेस इसीलिए लगाई जाती हैं कि ये जाल बनने का, भाई पानी का बहाव अगर ज्यादा है तो उसको बांधा नहीं जा सकता, तो कहीं से बहाव को कम करो, उसके बाद बांध बनाओ, है ना। वही चीज यहां पर भी है, तो स्टिचेस इसीलिए लगा दी जाती ताकि इस जाल को बनने के लिए समय मिल सके, राइट। तो एक तरीके से रफू सिस्टम है, ठीक, रफू कर दिया जाता है। तो एक फाइब्रिन का एक थ्रेड बन जाता है जिसमें कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, जो भाई इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी, और आपकी प्लेटलेट्स हो गई जो क्लॉटिंग फैक्टर, ये इसी थ्रेड में जाके ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से छेद बंद हो जाते हैं और बाहर कुछ भी नहीं आ पाता और फाइनली ब्लड लॉस बंद हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की। क्लॉटिंग फैक्टर ये क्लॉटिंग को इनिशिएट भी करते हैं और स्टिमुलेट भी करते हैं, है ना। ब्लड क्लॉटिंग हो भाई कैसे, इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं भाई, दो तरीके के फैक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना। एक्सट्रिंसिक जैसे बाहर से कहीं कुछ चोट वगैरह लग गई, इंट्रिंसिक हमारे अंदर इन्फ्लेमेटरी, कहीं से भी अगर चोट लगी है तो हमारे सेल के अंदर से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक लंबी चौड़ी बताया ना, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम एज पर एक्टिविटी। एक फैक्टर है फैक्टर नंबर 9, यानी सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर, उनका नाम उनके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। एक फैक्टर है फैक्टर नंबर 9 जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, इसका नाम रखा गया पेशेंट के नाम पे, इसका नाम पेशेंट के नाम पे रखा गया। तो जितने क्लॉटिंग फैक्टर हैं, अभी हम तरीका देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कैसे याद किया जाए, फिर किस तरीके से ब्लड कोगुलेशन याद किया। सुबह मैंने शॉर्ट डाला था, बहुत मेहनत करी तब तरीका समझ में आया कि कैसे तुमको हम रटाएंगे, क्योंकि हमको तो मालूम है ना कि तुमको रटाना कोई आसान काम थोड़ी है, तो चैलेंज है, तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज क्लॉटिंग फैक्टर तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो भाई जो 9 नंबर का है इसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं और इसका नाम किसके नाम पे, पेशेंट के नाम पे रखा गया। चलो भाई आ जाओ क्लॉटिंग फैक्टर बिना देर किए। ओ भाई एक तो मामला गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, यहां क्लॉटिंग फैक्टर 12 हैं, ओ हो, और टोटल हमने बताए कितने, 13। गड़बड़ है कुछ तो, क्या लग रहा है गड़बड़, कौन सा गायब है जरा देखो ध्यान से, ओ तेरी, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 गायब हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 जिसको इस तरीके से लिखते हैं वो इसमें मिसिंग है। पहले क्लॉटिंग फैक्टर 13 थे, फिर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 को जब देखा गया, रिसर्च थोड़ी एडवांस स्टेज में पहुंची तो बाद में पता चला कि क्लॉटिंग फैक्टर 6 तो कुछ है ही नहीं, जो क्लॉटिंग फैक्टर 6 था वो क्लॉटिंग फैक्टर 5 का एक्टिवेटेड फॉर्म है। बात को समझो, क्लॉटिंग फैक्टर 6 कुछ है ही नहीं भाई। पहले क्या है भाई, फैक्टर्स जो थोड़ा सा अलग थे, अलग काम करते थे, उनका नाम रखते गए, जिस साइंटिस्ट ने भाई डिस्कवर किया। और बाद में पता चला जो उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 6 को, वो बहुत होशियार थे, उन्होंने कुछ और नहीं किया था। जो फैक्टर नंबर 5 है लेबाइल फैक्टर, उसी का एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वही फैक्टर नंबर 6 है। तो बाद में डिसाइड किया गया कि ये तो फिर गड़बड़ मामला है, इसीलिए फैक्टर नंबर 6 को हटा दिया गया लिस्ट से, राइट। तो बताए 13 जाते हैं लेकिन टोटल फैक्टर 12 हैं। क्लियर हो गई बात कि भाई कौन सा फैक्टर गायब है, 6 नंबर का फैक्टर गायब। अब याद करो भाई, पहला फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन, क्या नाम है, फाइब्रिनोजन, है ना। दूसरे का प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे का टिश्यू फैक्टर, चौथे का कैल्शियम आयन, ये हर स्टेप में जरूरत होती है क्लॉटिंग फैक्टर में। फिर 5वां लेबाइल फैक्टर, 7वां स्टेबल फैक्टर, ठीक है फैक्टर। फिर याद रहे 8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर 9वां क्रिसमस फैक्टर, इसी को हमने कहा, ठीक है। फिर फैक्टर नंबर 10 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। लिटिल स्टुअर्ट मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो,
देखो ना, वो 10 नंबर से ही प्रेरित है, लिटिल स्टुअर्ट, है ना, और इसीलिए स्टुअर्ट साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम रखा गया स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। बहुत पावरफुल फैक्टर है ये 10 नंबर। इसके बिना क्लॉटिंग संभव ही नहीं। जितने ऊपर के हैं सब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, काहे के लिए? खाली इस 10 नंबर को एक्टिव करने के लिए। सब के सब मिलेंगे और सब झुक जाते हैं इस 10 नंबर के। इसीलिए सबसे पावरफुल फैक्टर, और यही फैक्टर है जिसके नाम के आगे पावर लगा है, पावर स्टार है ये। ठीक है। फिर 11वें नंबर का प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर 12 नंबर को हैगमैन फैक्टर बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला फैक्टर जो ब्लड क्लॉट हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है उसको बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। है ना, टोटल 12 लेकिन नंबर में 13। याद कैसे करोगे? यस, है ना, याद करने का तरीका है फर्स्ट पीपल टोल्ड, पहले आदमी ने कहा। फर्स्ट पीपल, इवन पीपल ना करके इसको पर्सन कर सकते हो ना, फर्स्ट पीपल या फर्स्ट पर्सन टोल्ड, तो पहले आदमी ने कहा था। क्या कहा था? कैंसर लीड्स सिकनेस एंटी हीमोफीलिया। कैंसर की वजह से बीमारी होती है जिसका नाम है एंटी हीमोफीलिया। फर्स्ट पर्सन सेड, है ना, या फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स सिकनेस एंटी हीमोफीलिया। उस पर जो पेशेंट था तुम्हारा, किसका नाम? क्रिसमस। 9 नंबर का पेशेंट के नाम पे ही क्रिसमस रखा गया है, इस फैक्टर का नाम। तो जो पेशेंट था क्रिसमस, उसने कहा, क्रिसमस सेड प्रोटीन है फाइब्रिन। इसने पता लगा लिया कि भाई प्रोटीन में फाइब्रिन है, यानी फाइब्रिन का नेचर प्रोटीन है फाइब्रिन। तो फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स सिकनेस एंटी हीमोफीलिया। ये बात सुन ली किसने? क्रिसमस ने। तो क्रिसमस सेड प्रोटीन है फाइब्रिन, ये क्रिसमस। बताओ भाई, फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स सिकनेस एंटी हीमोफीलिया, तो क्रिसमस सेड प्रोटीन है फाइब्रिन। बताओ भाई, याद हो जाएगा इस तरीके से? इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, राइट? तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम आयन, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल एंटी हीमोफीलिया, क्रिसमस, स्टुअर्ट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमैन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। याद हो जाएगा, है ना? 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो जो बड़ा मुश्किल टास्क है वो थोड़े आसान में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो ये उनके फोटो वोटो के साथ हमने लगा दिया। ठीक, फैक्टर नंबर 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, और 6 की जगह पे कौन सा लगा दिए? 7। क्यों? क्योंकि 6 नंबर गायब है। तो ये फोटो के साथ देख लेना थोड़ा सा। जो हमने तुमको बताया ना, ये 12 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। 13 होते हैं लेकिन हमने कितने बताए? 12, क्योंकि 6 नंबर का मिसिंग है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा मिसिंग है? 6 नंबर मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि वो कोई और नहीं, 5वें नंबर का एक्टिवेटेड फॉर्म था, राइट? फिर स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। भाई ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है? देख लो, एकदम सिंपल हीमोस्टेसिस है। सबसे पहले जहां पे चोट लगती है, जहां पे कट जाता है, वहां पे दर्द होता है, और बोलते क्या? वेस्कुलर स्पाज्म हुआ। जब स्पाज्म हुआ, जब दर्द हुआ, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए और वहां पर ढेर सारा प्लेटलेट को भेज दिया। प्लेटलेट क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो वो क्या करते हैं? एक तरह का प्लग बना देते हैं, एक तरह का प्लग यानी जाल टाइप का बनाना शुरू करते हैं, जिससे मींस ये रुक जाए। देखो ब्लड वेसल यहाँ रैप्चर हुई है ना, तो रैप्चर हुई भाई, जब यहाँ पे स्पाज्म हुआ, भाई कोई चीज है, जब रैप्चर हो गई, इतना दर्द हुआ, ठीक, जब दर्द हुआ तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे प्लेटलेट्स है, देखो कितनी सारी प्लेटलेट्स बाहर भी चली गई, लेकिन ये प्लग बनाने में कामयाब हो जाते हैं ना, ये स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और एक प्लग बांध टाइप का बना लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या है? फाइब्रिन टाइप का मेस, ये इस तरह का देखो जाल बना लिए। जब जाल बना लिए, फिर भी देखो यहां से कुछ ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक, यहां से ब्लड बाहर जा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा? ये जितने भी जाल के छेद हैं उसमें तुम्हारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन छेदों को इन्होंने भर दिया, यानी
क्लॉट रिट्रैक्शन यानी रिपेयर हो गया। यहाँ पे कोगुलेशन क्लॉट तो बन गया लेकिन ब्लड अभी भी बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जाल बना है इसमें छेद हैं, तो ये छेद भर गए किससे? ब्लड सेल से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से ये छेद भर गए। अब ये पूरी तरीके से सील पैक हो गया, अब इससे ब्लड बाहर नहीं आ सकता। तो ये फाइब्रिन बन गया स्टेबलाइज। क्या हो गया? स्टेबल हो गया, यानी ब्लड क्लॉट हो चुका है। तुम देखते होगे कि भाई पपड़ी पड़ जाती है और कुछ दिनों के बाद ये पपड़ी अपने आप निकल जाती है ना? कुछ दिनों के बाद। हेलो, नमस्ते। देखी थे यार, बताई था मैंने। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी दिन बाद क्या है, ये पपड़ी अपने आप निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोलिसिस। बाद में वो जो पपड़ी है ये अपने आप टूट जाती है क्योंकि नीचे की लेयर फॉर्म हो जाती है और पपड़ी निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोलिसिस। यानी यहां तक फाइब्रिन बन गया और फिर यहां से फाइब्रिन यानी क्लॉट डिसॉल्व हो गया बाय द एंजाइम और फाइनली प्योर लेयर आ गई। अब यही चीज जो हमने यहाँ पे बताई ना, ये 5 स्टेप वेस्कुलर स्पाज्म, ये है क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स होते हैं। वेस्कुलर स्पाज्म, ब्लड प्लेटलेट्स, कोगुलेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन, रिपेयर और फाइब्रिनोलिसिस। यही चीज यहां पे देखो, वेस्कुलर स्पाज्म, जब दर्द हुआ तो क्या हुआ? व्हेन ब्लड वेसल इंजर्ड, कहीं पर अगर ब्लड वेसल में चोट लगी, राइट, तो यहां पर जो ब्लड वेसल की वॉल है वो क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ताकि ब्लड लॉस ज्यादा ना होने पाए, वहां पर टेम्पोररी रेस्पॉन्स मिनिमाइज ब्लड लॉस, जिससे भाई ये सबसे टेम्पोररी रेस्पॉन्स है कि वो क्या है? अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी ब्लड वेसल ताकि ब्लड ज्यादा ना बहने पाए। फिर भैया प्लेटलेट्स आ गई, है ना, ढेर सारी। जैसे कहीं आतंकवादी हमला होता है तो सारी मिलिट्री पहुंच जाती है ना, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आ गई ढेर सारी। तो पहले तो प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकेंगी ताकि जाल बन सके। एक दूसरे से प्लेटलेट्स क्या होती? स्टिक होती हैं ताकि जाल बन सके। कहां पे? इंजरी साइज पे। और फिर प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती हैं सब्सटेंस किसकी वजह से? एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन क्या है? या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है। तुमको हमने NSAID पढ़ाया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना? तो वहां पे कॉक्स और लॉक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये क्या थे? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे। ये अट्रैक्ट करते हैं किसके लिए? और प्लेटलेट आओ, तो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा चिपकेंगी, तो जाल उतना ज्यादा स्ट्रांग, यूनिटी में पावर। जितनी ज्यादा प्लेटलेट्स आएंगी तो जो जाल बन रहा है वो उतना स्ट्रांग बनेगा। तो फाइनली प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाएगा, ढेर सारी प्लेटलेट एक जगह चिपक जाएंगी और जब चिपक जाएंगी तो एक प्लग तैयार हो जाएगा, एक प्लग तैयार हो जाएगा, है ना? तैयार हो गया, लेकिन अभी भी इसमें से छेद से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा है। फिर सेकेंडरी कोगुलेशन होता है, इसमें स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग क्लॉट बनता है। यहाँ के जो छेद हैं इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह क्या होता है? ये सारे आके इस छेद को, सारे के सारे छेद को बंद कर देते हैं। कंप्लीट सीलिंग हो जाती है, यानी अब इसके बाहर ब्लड नहीं आ सकता, एक कंप्लीट सील हो गया। फिर क्लॉट रिट्रैक्शन, टिश्यू रिपेयर क्या होता है? स्ट्रेंथन द क्लॉट, प्रमोट हीलिंग। धीरे धीरे करके जब ब्लड बाहर जाना बंद हो गया तो अब इसको समय मिल गया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। स्ट्रॉन्ग किया धीरे धीरे करके, घाव पूरा बंद हो गया। एंड जब घाव बंद हो गया, बाहर ब्लड नहीं जा रहा है, तो फिर सेल डिवीजन वहां पे स्टार्ट हुआ। नई सेल्स बननी शुरू हुई, मतलब वहां पर लेयर बननी शुरू हुई, घाव भरना शुरू हुआ। फिर जब पूरी तरह से घाव भर गया, लेयर बन गई, तो जो ऊपर की पपड़ी है यानी जो जाल था उसी को हम पपड़ी बोलते हैं, तो फिर पपड़ी अब निकलेगी, है ना? तो फिर क्या होता है? क्लॉट रिमूवल, रिमूव द क्लॉट ऑन वंस हीलिंग। जब भर जाता है घाव तो फिर पपड़ी अपने आप निकल जाती है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट कर देती है किसको? प्लाज्मिन को। और ये प्लाज्मिन क्या करता है? ये फाइब्रिन यानी मेस वर्क को तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? प्लाज्मिन। ये क्या करता है? जो वहां पे पपड़ी पड़ी थी उसको कैंची से काट देगा, जिसकी वजह से हमारी पपड़ी बाहर निकल जाती है। ये नॉर्मल स्टेज थी, ठीक, नॉर्मल स्टेज थी, राइट। अब ये उसी का हिंदी है जो हमने अभी पढ़ा ना, ये उसी का हिंदी है कि वेस्कुलर स्पाज्म हो गया, प्लेटलेट प्लग एग्रीगेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया, रिट्रैक्शन, फाइब्रिनोलिसिस हो गई। अब देखो भाई, असली आइटम मार्केट में आया है क्या, कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए, है ना? क्लॉटिंग फैक्टर जो हमने अभी देखे 13 यानी 12 क्लॉटिंग फैक्टर, 6 को हटा के ये याद कैसे किए जाए।
अब देखो जब चोट लगती है तो एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है जिसको हम टिश्यू फैक्टर बोलते हैं, बाहर से चोट लगी। एक इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है, जब ब्लड वेसल अंदर से इंजरी हुई है ना, ब्लड वेसल अंदर से इंजरी हुई, चाहे बाहर टिश्यू में बाहर की वॉल, चाहे अंदर से ब्लड वेसल में, दोनों तरीके से क्लॉटिंग करनी है। तो अब क्लॉटिंग के लिए क्या फैक्टर को ध्यान से, फैक्टर नंबर 12, 11, 9 और 8, फैक्टर नंबर 12, 11, 9 और 8 सीरियल्स है, बीच में 10 खाली गायब है, बाकी सब सीरियल्स हैं, 12, 11, 9, 8। ठीक, ये जो 12 एक्टिवेट होता है 12A में, 11 एक्टिवेट होता है 11A में, 9 एक्टिवेट होता है 9A में, 8 एक्टिवेट होता है 8A में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये एक्टिवेट होते हैं, ये एक्टिवेट हुए भाई, हुए कि नहीं हुए भाई? 12 को एक्टिवेट, भाई जब ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ब्लड वेसल में ध्यान समझना, जब ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ब्लड वेसल टूटी, तो क्या हुआ, यहां से इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो गया 12, और जब टिश्यू डैमेज होता है तो यहां से 3 नंबर, यानी ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने वाले 2 फैक्टर, एक्सट्रिंसिक में 3 नंबर का फैक्टर और इंट्रिंसिक में 12 नंबर। ध्यान से समझो, इंट्रिंसिक यानी अंदर से ब्लड वेसल जब डैमेज होती है तो 12 नंबर का फैक्टर इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, और टिश्यू फैक्टर इनिशिएट करता है कौन सा, 3rd नंबर का, ठीक है ना, यानी बाहर से चोट लगी तो 3 नंबर का फैक्टर इनिशिएट करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो 12 और 3 नंबर ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने वाले हैं। 12 से 12A बनता है, और फिर 12A सब एक दूसरे को नीचे की तरफ वाले को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। देखो ये 12A जब 12A से एक्टिवेट हो गया तो इसने 11 को 11A में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसका 11A ने 9 को 9A में कन्वर्ट कर दिया, बीच में 10 मिसिंग है, फिर 9A को छोड़ दिया जाए, 9A ने सीधे 10 नंबर को 10A में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें मदद करी 8 नंबर ने, इसमें मदद करी 8 नंबर, 12, 11, 9, 8। ध्यान दो, इंट्रिंसिक पाथवे में 3 फैक्टर, थोड़ा सा देखना इस बात को, इंट्रिंसिक पाथवे में 3 फैक्टर कौन कौन से, 12, 11, 9 और 8। ठीक, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर की तरफ 3 नंबर 7 को जोड़ता है, और 7 नंबर और 8 नंबर जुड़ते हैं 10 नंबर पे। यानी कॉमन पाथवे अगर कहा जाए, दोनों के बीच में कॉमन पाथवे, तो ये तुम्हारा कॉमन पाथवे है, ये तुम्हारा कॉमन पाथवे है। यानी इंट्रिंसिक पाथवे भी फाइनली 10 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक्सट्रिंसिक भी फाइनली 10 में कन्वर्ट हो रहा है, 10 नंबर वाले को 10A में बना रहा है। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, कॉमन पाथवे, यहां पर 12, 11, 9 और 8 कन्वर्ट हो रहे हैं आपस में, मिल कहां रहे हैं, 10 पे। यहां भी 3 7 में कन्वर्ट हो रहा है, और 7 एक्टिवेट हो रहा है 7A में, कहां पे मिल रहा है, 10 नंबर पे। तो कॉमन पाथवे नीचे वाले हैं 10 नंबर पे, तो 10 नंबर जब एक्टिव होता है ना, तो ये प्रोथ्रोम्बिन दूसरे नंबर को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, यही तुम्हारा पपड़ी है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर इसमें देखो 13 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, जो स्टेबल क्रॉस लिंकिंग बना लेता है, स्टेबल ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो यही प्रॉपर क्लॉटिंग है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 पाथवे हैं, बाहर चोट लगती है बाहर की लेयर में तो ये वाला पाथवे चलता है, अंदर से अंदरूनी चोट लगती ब्लड वेसल वगैरह में तो ये वाला चलता है। ये वाला चले चाहे ये वाला, कॉमन फैक्टर 10 नंबर पे ही आके मिलता है। यहाँ पे 12 एक्टिवेट, भाई 12 का ये इनएक्टिव फॉर्म है, जब ब्लड वेसल में चोट लगी तो 12 नंबर का फैक्टर 12A में कन्वर्ट हो गया, जहां A लगा है, A मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, तो 12A ये एक्टिव करता है किसको, 11 को 11A में, फिर 11A किसको करता है, 9 को 9A में,
9A फाइनली किसको करता है, 10 को 10A में कन्वर्ट कर देता है। इसमें मदद करता है ये 8 नंबर, इसमें मदद करता है इनकी 8 नंबर, और प्लस फैक्टर नंबर 4 जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम देखो हर स्टेप में लगभग काम आता है, राइट। कैल्शियम यहाँ पे फैक्टर नंबर 4 है, ठीक। अब ये 10 को 10A में कन्वर्ट कर दिया। 10A जैसे ही एक्टिव होता है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में गया, और जैसे ही थ्रोम्बिन बना वैसे ही मेस यानी पपड़ी पड़नी शुरू हो जाती है, यानी फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइब्रिनोजन जैसे फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कॉमन पाथवे, ये वाला पाथवे है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। इनिशिएट एक्सट्रिंसिक में इनिशिएट 3 नंबर फैक्टर करता है, और इंट्रिंसिक में इनिशिएट 10 नंबर करता है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों मिलते कहां पर है, फैक्टर नंबर 10 में। ये वही है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, हमने कहा ना। ये भी परेशान है, ये भी परेशान है किससे मिलने के लिए, पावर स्टार से मिलने के लिए 10 नंबर। यही तो हमने कहा था ना, स्टुअर्ट फैक्टर 10 नंबर का फैक्टर है, स्टुअर्ट फैक्टर, इससे मिलने। और इसको एक बार इन लोगों ने एक्टिवेट कर दिया तो पूरी ब्लड क्लॉटिंग ये करवा सकता है ना। 10 नंबर एक्टिवेट हुआ, जैसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ वैसे ही पपड़ी पड़नी शुरू हो गई। फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन क्या है, ये इनसॉल्युबल है। कैसा है, इनसॉल्युबल है, इसके बनते ही खून बहना बंद हो जाता है। बाद में 13 नंबर का फैक्टर स्टेबल कर देता है क्रॉस लिंकिंग करके। बताओ भाई, ब्लड क्लॉटिंग शुरुआत कौन करता है, इंट्रिंसिक में 12 नंबर का फैक्टर है ना, और एक्सट्रिंसिक में 3 नंबर का फैक्टर। 3 नंबर कन्वर्ट होता है, एक्टिव करता है किसको, 7 नंबर को। और फाइनली इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे कहां पर मिल रहे हैं, 10 नंबर पे मिल रहे हैं। और 10 जैसे एक्टिवेट हुआ प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, और जैसे थ्रोम्बिन हुआ वैसे फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में। बताओ भाई, कुछ मुश्किल है क्या, याद हो जाएगा। देखो मैंने अपनी तरफ से भाई 100% एफर्ट किया है कि तुमको याद कराया जा सके सारे फैक्टर। और ब्लड क्लॉटिंग जो बहुत बड़ा हवा बना हुआ है उसको मैंने कोशिश करी कि भाई सिंपल लैंग्वेज में समझाने की और तुम्हारे दिमाग में बिठाने की। फैक्टर्स भी इसीलिए याद करने का हमने तरीका बताया, राइट। तो देखो मेरी कोशिश एक ही है कि हर मुश्किल को आसान बना दूं तुम्हारे, हो जाएगा ना, ठीक। और ये एग्जाम में ब्लड कोगुलेशन आता है 3 नंबर में, ध्यान रखना, ठीक। तो ये कैस्केड बढ़िया बना के समझा देना अच्छे तरीके से। और ये अगर कम समय मिले, ना समय मिल पाए, तो भाई ये थोड़ा सा आसान तरीका है। मींस इसको मैं कहूंगा कि ना ही पढ़ना, लेकिन जो ना याद कर पाए, भाई प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, जैसे थ्रोम्बिन बनता है वैसे ही फाइब्रिनोजन फिर फाइब्रिन में, और फाइब्रिन फिर क्लॉट बन जाता है, जहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सारी की सारी जमा हो जाती हैं। जो कोई ना याद कर पाए, कम से कम ये तो याद ही कर लेना, है ना। वैसे मैंने इतना आसान तरीके से इसको बताया है कि भाई इंट्रिंसिक 12 नंबर, एक्सट्रिंसिक 3 नंबर शुरू करता है, और मिलते कहां पर है भाई, 10 नंबर पे मिलते हैं। और 10 नंबर एक्टिवेट हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, जहां थ्रोम्बिन बेटा तुमने बना लिया वहीं फिर फाइब्रिनोजन, है ना, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, यानी पपड़ी पड़ गई, और पपड़ी पड़ गई तो 13 नंबर का फैक्टर उसको स्टेबल कर देगा, है ना। याद हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। और फैक्टर्स याद करने के लिए मैंने तुमको बता ही दिया सारी चीजें, ठीक। इसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे हमने बता रखे हैं, जो मैंने पढ़ा है ना, बस वही चीजें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो फाइनली तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग खत्म होता है, और कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी। परसों हम लोग एक लास्ट इसमें है ब्लड ग्रुप सिस्टम, और विश्वास मानो इतने बढ़िया तरीके से उसको बताया जाएगा कि जीवन में ब्लड ग्रुप भूलोगे नहीं। और तुम्हारी फैमिली में किसका किसका ब्लड ग्रुप क्या, अगर ये पता चल गया तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप अपने आप तुम निकाल लोगे किस चीज की पॉसिबिलिटी है। ब्लड क्लॉटिंग में थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, ये चार्ट बना के थ्योरी तुमको लिखनी पड़ेगी। बिना थ्योरी लिखे काम थोड़ी चलेगा, लेकिन चार्ट बनाना भी जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है, 3 नंबर में आए तो तुम थ्योरी लिख दो, और अगर 5 नंबर में आए तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर के साथ सारी थ्योरी लिख देना। 5 स्टेप बताए मैंने खाली ब्लड क्लॉटिंग के, है ना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे एक्सप्लेन कर देना, और 5 स्टेप एक्सप्लेन कर देना। 5 स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग होती है। और ये जो डायग्राम मैंने बताया, ये वाला डायग्राम बना देना, ये वाला डायग्राम। भाई देखो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे 12 नंबर शुरू होता है ना। एक्सटेंसिक 3 नंबर से शुरू होता है, और कॉमन पाथवे 10 नंबर से शुरू होता है।
ठीक। और उसके बाद ये 5 स्टेप जो बताए, चाहे तो ये बना देना, या जो मैंने टेबल बनाई है ये वाली टेबल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से करके, इस तरीके से ब्लॉक बना के। ठीक। और उसके बाद ये वाली ये तो मेरे ख्याल से सब आज ही अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आई होप कि ये पूरी तरह से तुमको याद हो जाएगा। आज ये क्लास खत्म होते ही इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके। 12 नंबर, 3 नंबर मिलते कहां पर? 10 नंबर, है ना। 10 नंबर कॉमन पाथवे, 10 नंबर से फिर 10 नंबर जहां हुआ ये एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जैसे बना वैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 13 नंबर इसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक। चलो भाई, अब बचा एबीओ सिस्टम और आरएच, वो हम लोग पढ़ेंगे मंडे को। पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्लास तो होती रहेगी। चलो बाय बाय।